Hello everyone, welcome to विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम तनुजा चुफाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर में। अब देखते हैं हम कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, थर्ड केमिकल इक्वेशन एंड फोर्थ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं हमारा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या क्या हैं बच्चों। चलो पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। ठीक है, फिजिकल चेंजेस ज़्यादा इजी हैं पढ़ने के लिए, तो फिजिकल चेंजेस की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक बटर लिया, बटर का जो क्यूब आता है आपने बटर लिया है, अब वो बटर मेल्ट हो रहा है, तो क्या उस मेल्ट बटर को आप वापस से फ्रीज कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो, यानी कि आप उसकी स्टेट को चेंज वापस कर सकते हो। तो ये जो भी स्लाइड चेंज हुआ था या जो चेंज हुआ था आप बोलोगे कि ये एक टेम्पररी चेंज है, इसका मतलब है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो इसमें ना ही आपका कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्योंकि आपने बटर को बस मेल्ट किया है, तो इसमें ना आपका कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ना उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हुई, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है। अब आपका रिएक्टेंट भी इक्वल है, प्रोडक्ट भी इक्वल है, यानी कि किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, तो ये आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। जैसे अब इसके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फिजिकल चेंज है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि आपने जब बटर को मेल्ट किया था, तो जब बटर को आपने मेल्ट किया तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। जब आइस मेल्ट होती है उसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना। तो इस टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। और अ फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसका शेप या उसका साइज या उसका वॉल्यूम, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ वही चेंज होंगी फिजिकल चेंज में। अगला चेंज है फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। यानी कि आप इनको, टेम्पररी का मतलब है कि आप इनको रिवर्स करके वापस से ला सकते हो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, हर एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। देखिए ऑब्वियस बात है, आपने एक पेपर को कट किया, एक पेपर कट कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे तो वो नहीं है ना वो कि आप उस पेपर को वापस से जोड़ नहीं सकते हो, आप ओरिजिनल नहीं बना सकते हो उसको। लेकिन अब उन पेपर्स की जो अलग अलग स्प्लिट हो चुके हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है, यानी कि वो आपका कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये पॉइंट हर एक के लिए ट्रू नहीं है, बट जनरलाइज वे में अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट सही है। अगला है आपका फिजिकल चेंजेस आर जनरली इजीली रिवर्सिबल। जनरली, इस वर्ड को ध्यान से देखना कि जनरली वो क्या है? रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल का मतलब है कि आप, जैसे हमने मेल्ट किया बटर को, तो वापस से आप उसको बटर बना सकते हो। आइस मेल्ट हुआ तो वापस से आप उसको क्या बना सकते हो? आइस बना सकते हो। तो यानी कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो जनरली क्या हैं? आपके रिवर्सिबल है। मैं जनरली बोल रही हूँ, बार बार ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब है कि यहाँ पे कोई हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे हमने जो भी चेंज किया फिजिकल चेंज के लिए, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस टाइप की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके फिजिकल चेंजेस में। अगला है आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस प्रॉपर्टी या उस कंपाउंड का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपका चेंज होने वाला है। मतलब आपके पास पहले एक दूसरा प्रोडक्ट था, जैसे ही रिएक्शन हुई या चेंज आया तो आपके पास एक दूसरा प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने किसी चीज़ को बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद पहले तो वो उसकी आइडेंटिटी थी कि हाँ वो एक पेपर था या वो कोई एक वुड था, कुछ भी चीज़ आप बोल लीजिए, लेकिन जैसे ही वो बर्न हो गया बच्चों, तो उसके बाद उसकी आइडेंटिटी ही चेंज होगी, वो ऐश बन गया। यानी कि केमिकल चेंज में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज होती है आपके रिएक्टेंट से। ठीक है, और बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन आपका चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, आपका अगला प्रॉपर्टी है कि आपका केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है। आप जैसे
परमानेंट चेंज का मतलब है कि जनरली आप इनको यूजुअली मतलब ज़्यादातर ऐसे केसेस होंगे कि आप कोई भी केमिकल चेंज को वापस नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। अब केमिकल रिएक्शन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो जब आपका फिजिकल चेंज होगा तो क्या था कि वो रिवर्सिबल थे और वो टेम्पररी थे, लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, दे आर परमानेंट चेंज, जनरली दे आर परमानेंट चेंज एंड दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। आपने किसी चीज़ को बर्न कर दिया, मान लीजिए कोई कंपाउंड ब्रेक हो गया, ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर H2O की, ये लिक्विड था, अगर ये ब्रेक हो गया H2 प्लस O2 में, तो ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ हैं इनकी आइडेंटिटी अलग है और इसकी आइडेंटिटी क्या है, अलग है। क्यों, ये लिक्विड है और ये दोनों क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। अब बहुत मतलब आपको देखो, ये रिएक्शन कंडीशन अलग है जब वाटर डिकम्पोज हो रहा है। अब जब O2 और H2 मिलेंगे और वाटर बनाएंगे, वो कंडीशंस अलग होती हैं। यानी कि आपका जो केमिकल चेंज है वो इजीली रिवर्सिबल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हीट या कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को अगर आपने क्या किया, मान लीजिए वो हाइड्रस फॉर्म में है। हाइड्रस फॉर्म में क्या रहता है, वो CuSO4.5H2O, ये होता है इसका ब्लू कलर। अब आपने इसको किया हीट, यानी कि आपको केमिकल चेंज में हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका कॉपर सल्फेट प्लस H2O, मतलब वाटर अलग हो गया और कॉपर सल्फेट अलग हो गया। इसका मतलब है कि ये आप एक्वस स्टेट में आ गया है, ठीक है। और ये इसका कलर ना, ये कलरलेस है अब, नॉट एक्वस, ये है आपका सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में है तो ये कलरलेस होता है। इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कलरलेस हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको वापस मॉइस्चर में लेके आओगे, कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप मॉइस्चर में लेके आते हो तो ये वापस से आपका ब्लू कलर देता है, यानी कि वापस से ये हाइड्रस फॉर्म करता है। तो इसको हम रीक्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं, ये हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रीक्रिस्टलाइजेशन। ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो यहाँ पे मतलब अगला देखिए, अगला पॉइंट वही है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो आपका एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी है या हीट है वो जनरली टेक प्लेस करती है, यानी कि आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए या वो रिलीज होगी, दोनों में से एक चीज़ हो सकता है। मान लीजिए दो चीज़ें जब कंबाइन होंगी, तो दो चीज़ें कंबाइन होकर वहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी, तो उन रिएक्शंस को हम जनरली बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बट अगर एक कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है, जैसे मैंने वाटर को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है इस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यानी कि आपका ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये अच्छे खासे अमाउंट में होता है, इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब आप कैसे बताओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। देखिए, आप कभी आप ऑब्जर्व किया होगा कि आपने एप्पल खाया, एप्पल को आपने ऐसे ही रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो खाया एडिबल पार्ट है वो ब्राउनिश कलर का हो गया है ना, ऐसा ही होता है। और आपने चिप्स का पैकेट खोल दिया, उसके बाद आपने खाया और 5-6 घंटे बाद या चलो एक दिन बाद आप देखोगे कि उसकी जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। तो ये सारे जो चेंजेस आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो। और एक चीज़ और, जब हम दूध रख देते हैं फ्रिज में या कहीं भी दूध रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं, ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस आप करते हो, ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो यानी कि ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं। अब इन्हीं चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ पहले सॉलिड था, बाद में वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, या फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पहले लिक्विड था फिर वो सॉलिड बन गया, ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, किसी चीज़ को मैंने बर्न किया, तो वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, एशेज़ में, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है। और सेम मैंने यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल आपको बताया था, ये पहले लिक्विड स्टेट में था, फिर ये गैशियस स्टेट में चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे पहले एक्वस में था, फिर ये क्रिस्टल में चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो चेंज इन स्टेट मतलब कि उसकी लिक्विड, सॉलिड या आपका गैशियस स्टेट है वो इंटरचेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगला है चेंज इन कलर। कलर में चेंज कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो एप्पल का एग्जाम्पल मैंने दिया था, एप्पल क्या हो गया, आपका कलर में चेंज हो गया, तो उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन कलर। इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, एक्वा सोल्यूशन, तो ये बन गया आपका, देखिए पहले इसका कलर था ब्लू, अब ये बन गया Cu प्लस आयरन सल्फेट, तो ये जो कलर होता है ना ये चेंज हो जाता है, ये पेल ग्रीन बन जाता है। पेल ग्रीन में ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, यानी कि आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, जो कि एकदम सही है और आप डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हो। एप्पल का ऑक्सीडेशन होता है, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज ही तो, मतलब चेंज इन कलर ही तो है। आपने आयरन का कोई आर्टिकल लिया, आयरन में क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, पहले वो अलग कलर का था, बाद में वो ब्राउनिश कलर का हो गया, तो वो क्या है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का एवोल्यूशन सेम ये वाला, H2O लिक्विड था, H2 प्लस O2 बन गया, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल और हो सकता है आपका CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल भी बोलते हैं इसको। आपने इसको हीट दी, हीट देके ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये क्या है, आपका गैस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और इसमें एक और एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस बर्न होती है, CH4 मीथेन हम बोलते हैं, ये क्या है आपका, CH4 क्या होता है, ये है आपका मीथेन, इसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है। तो जब आप इसको बर्न करते हो CH प्लस O2, तो ये क्या बन जाता है आपका, CO2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या है आपका, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे हुआ है, कुछ ना कुछ अमाउंट में गैस निकलेगी, या CO2 हो सकती है, O2 हो सकती है, H2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, एक रिएक्शन आपको याद होगा, जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे जिंक है, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बनाता है, ZnSO4, जो कि आपका क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस H2, ये H2 गैस है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया है कैरेक्टरिस्टिक इसका। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम पढ़ते हैं दो पार्ट में। एक हो सकता है हमारा एक्सोथर्मिक। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगला है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, देखिए एंडो मतलब इन और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि कोई रिएक्शन में अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है तो आप उनको बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब होता है आउट और थर्म का मतलब होता है हीट। तो कोई रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक तो ये हो जाएगा, देखिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंडोथर्मिक का, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें भी पढ़ा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी पढ़ा था, तो दोनों चीज़ें हम एक में पढ़ सकते हैं। अब अगला है आपका, देखिए ये तो हो गया आपका एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एग्जाम्पल आ सकता है आपका वो मीथेन का जो हम बर्निंग पढ़ रहे थे, CH4 प्लस O2, वो आपको क्या देगा, CO2 और H2O, उसमें हीट भी रिलीज होता है। या कोई भी बर्निंग आपकी इक्वेशन है, जैसे कार्बन का बर्निंग है, उसमें भी हीट रिलीज होता है, वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक में, वो हम देखते हैं क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है प्लस H2O,
लिक्विड, ये मिलके बनाते हैं CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे होता है आपका हीट रिलीज। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। तो ये एंडोथर्मिक का था, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे पार्ट में, जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अगला चलिए अब आ गए इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आई होप आपको समझ में आ गए हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी चेंज आपका केमिकल रिएक्शन है। इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। मान लीजिए एक नहीं हो रही है तो बाकी 3 होनी चाहिए, अगर तीनों नहीं हो रही तो 2 तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनमें फॉलो होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो गिवन चेंज क्या है, आपका एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए अगला है केमिकल इक्वेशंस। अब मैं बोल रही हूँ तब से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वो देगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेस। तो ये मैं वर्ड्स में बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने बोला वर्ड्स में। अब मेरे को इसको दिखाना है इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब एक सिंबॉलिक तरीके से मेरे को इसको दिखाना है, एक लिख के दिखाना है। तो मैं ये तो लिखने नहीं बैठूंगी ना कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना है। मैं क्या लिखूंगी, सिंपल वर्ड्स में मैं लिखूंगी सिंबॉलिक तरीके से। सबसे जो ईजी वे हो सकता है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू शो अ केमिकल रिएक्शन, आपका एक केमिकल चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंबॉलिक वे में, जो आप दिखाओगे केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से। तो आपकी जो भी, चलिए वो मैं अभी बताती हूँ। आपका ये क्या चल रहा है अभी, मैग्नीशियम, आपने बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, अब आपने इसको एक लाइन में तो लिख दिया है। अब सिंबॉलिक तरीके से आप कैसे लिखोगे कि ये समझ में भी आ जाए। Mg होता है मैग्नीशियम रिबन, इसको आपने बर्न करना है, तो बर्न करने में कौन सी गैस यूज होती है, ऑक्सीजन। तो Mg प्लस O2 ये क्या देता है आपको, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है आपका, देखो पाउडर फॉर्म में, एशेस होते हैं या पाउडर फॉर्म में, वाइट पाउडर के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। और ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। ये तो सबने पढ़ा है कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होगा और ये देता है वाइट कलर का मैग्नीशियम पाउडर, या ये बोलो कि ऐश होती है। तो ये क्या है मेरा सिंबॉलिक वे। इस लाइन को मैंने इस सिंपल इक्वेशन में ऐसे दिखा दिया, तो ये है मेरा केमिकल रिएक्शन और ये है मेरा केमिकल इक्वेशन। तो आपने एक सिंबॉलिक तरीके से, इजी तरीके से आपने उस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख दिया, एक सिंपल लाइन में लिख दिया, सिंबॉलिक वे में लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अगला है आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपने एक चीज पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास एक क्या है, मतलब मास एटम से, एटम क्या बनाते हैं, एक मास बनाएंगे, मेजर मास बनाएंगे। तो आपका जो एटम है या आपका जो मास है उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मान लीजिए आपने 40 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, तो प्रोडक्ट कुछ भी है तो वो कितना होना चाहिए, टोटल 40 ग्राम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फॉर्म है, कोई भी XYZ कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन आपका दोनों का मास इक्वल आना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना। इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपका केमिकल रिएक्शंस का बैलेंसिंग ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था Mg प्लस O2 MgO, ये मैंने लिखा था। अब देखिए मैं एटम्स को काउंट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का है 1 एटम, ऑक्सीजन का कितना है 2 एटम। वही प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। तो देखो ऑक्सीजन का 1 एटम कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन का 1 एटम कहाँ गया, ये आप नहीं बता सकते, वो कहीं नहीं गया, वो रिएक्शन में ही है, रिएक्शन मिक्सचर में ही है वो। तो इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास आता है बैलेंसिंग।
ठीक है, आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 से, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन अब 2 हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे एक ही है, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर भी 2 से। ठीक है, तो यानी कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया, यहाँ पे फॉलो हो गया। जितने एटम्स आपने पहले लिए थे, अब मैग्नीशियम के कितने हो गए यहाँ पे नए एटम्स, ये हैं ओल्ड और ये हैं आपके न्यू। मैग्नीशियम के थे यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हो गए हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं 2। तो इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों देखो, इसके लिए सिंपल मेथड आपको यहाँ पे पढ़नी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आपको एटम टू एटम काउंट करने पड़ेंगे नंबर्स, जो अभी आप पढ़ते हो। चलिए पहले लिखते हैं पहला स्टेप कि आयरन, फिर उसके बाद आप बैलेंस करते हो हाइड्रोजन को, ये स्टेप याद रखना। उसके बाद आप बैलेंस करते हो ऑक्सीजन को। यानी कि कभी भी कोई भी रिएक्शन दी होगी, आपको सबसे पहले बैलेंस करना है जितने एटम्स गिवन है, उसके बाद लास्ट में आपको करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और बाकी सीक्वेंस यही रहेगा। पहले सारे एटम्स आ जाएंगे, सारे अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लास्ट में आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस हमेशा आपको फॉलो करना है। तो आपके आयरन के कितने एटम है यहाँ पे, देखो आयरन के यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आयरन बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब क्रॉस वेरीफाई करते हैं, आयरन बैलेंस्ड है, हाँ आयरन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, नहीं हाइड्रोजन नहीं बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो मेरे को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन की, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के आप क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। बाकी इसकी अदर 2 मेथड्स होती हैं, थोड़ा सा एडवांस होती हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अभी आपको बस इतना ही देखना है। अगला देखिए, फिजिकल स्टेट का आप सिंबल कैसे लिखेंगे। सिंबल लिखना मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए आप लिखते हो स्मॉल s ब्रैकेट में। कोई चीज़ आपका लिक्विड स्टेट में है तो आप लिखते हो ब्रैकेट में स्मॉल l। उसके बाद कोई चीज़ आपके गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए आप लिखते हो स्मॉल g इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, AQ भी आता है, एक एक्वस नाम से एक चीज़ होता है कुछ। अब वो आप सोचिए क्या होता है, थोड़ी देर सोचिए फिर मैं आंसर बता रही हूँ। देखो एक्वस को हम लिखते हैं AQ। ठीक है, एक्वस क्या है, कोई भी सॉल्ट है उसका अगर वाटर में सोल्यूशन है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्वस। सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर इज नोन एज एक्वस, उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मेरा कॉपर सल्फेट था या आयरन सल्फेट था, अगर वो वाटर में होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी, FeSO4 AQ या CuSO4 AQ, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये आपके इसका मतलब है। अब यहाँ पे स्टेट देख लीजिए, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ पे आयरन के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सॉलिड प्लस H2O क्या होता है। देखो यहाँ पे ना आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है। स्टीम क्या होती है, वेपर फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे आ जाता है गैसियस स्टेट में। वैसे H2O के लिए हम लिक्विड ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस आपका ये क्या दे रहा है आपको, Fe3O4, ये क्या है आपका सॉलिड है, और H2 क्या होता है,
गैस। और जैसे एक एग्जांपल मैंने और बताया था, अगर H2O हम ब्रेक कर रहे हैं, H2O को हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, H2 + O2। ये H2O कौन सी स्टेट में है, लिक्विड, और ये H2 गैशियस, और ये वाला H2 गैशियस स्टेट में। तो ऐसे आपको इनकी फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करनी होती है। अब इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं लगे हाथ, चलिए। अच्छा, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गड़बड़ हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखो काउंट कर लेते हैं। H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और फिजिकल स्टेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये एक आपकी प्रॉपर क्या हो जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपकी एटम्स भी बैलेंस्ड है, उनका नंबर भी बैलेंस है और आपके फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू सो मच and please subscribe to our channel for such contents. Thank you.